आसमान से आई उस आफत की जिसने पहाड़ से लेकर मैदान तक त्राहिमाम मचा दिया है। लगातार हो रही बारिश से पहाड़ों की पकड़ ढीली पड़ने लगी है। नदियां उफान पर हैं और उनके रास्ते में जो आ रहा है उसे बहा ले जा रही हैं। मेरे पीछे जो आप दृश्य देख रहे हैं ये सिर्फ एक ट्रेलर भर है, क्योंकि कुदरत के कहर के आगे जिंदगी बेबस हो गई है। कहीं पुल बह गए हैं तो कहीं बांध टूट गए हैं, मकान कागज की तरह ढह रहे हैं। जिन लोगों को दूर से पहाड़ खूबसूरत नजर आते हैं, आज उन्हें ये रिपोर्ट देखकर पता चलेगा कि बरसात में वही पहाड़ कितने खौफनाक हो जाते हैं। वहीं मैदान में भी हालात बद से बदतर हो गए हैं, लेकिन मौसम विभाग की माने तो ये सिर्फ शुरुआत है। शहर शहर बाढ़ बारिश का कहर, आसमान से आया जलजला, कागज की तरह ढह गए मकान। कुदरत की दहाड़, थर्रा उठे उत्तराखंड के पहाड़। गुस्से में नदियां, खौफ में इंसान। तबाही का तांडव देख याद आए भगवान। यह आसमान से आई आफत का ट्रेलर है जिसने पहाड़ से लेकर मैदान तक तबाही का तांडव मचा दिया। जरा खौफ से भरी इस तस्वीर को देखिए और सोचिए, जब कुदरत नाराज होती है तो क्या होता है। यह तस्वीर विकास नगर की अमलावा नदी की है, जहां कुछ ग्रामीण टूटे हुए पुल के बीच नदी पार करने की कोशिश कर रहे हैं। नदी का बहाव इतना तेज कि कुछ भी हो सकता है। एक तरफ से दो लोगों ने महिला को पकड़ रखा है, दूसरी तरफ एक शख्स हाथ बढ़ा रहा है तो एक डंडे से सुरक्षा कवच तैयार कर रहा। महिला अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी पार कर रही। किसी भी पल कुछ भी हो सकता था, लेकिन लोगों की कोशिश काम कर जाती है। महिला नदी पार कर लेती है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि अगर कोई हादसा हो जाता तो क्या होता। अब विकास नगर की एक और तबाही वाली तस्वीर देखिए। पहाड़ से पानी का रेला चला आ रहा, जैसे सब कुछ बहा ले जाएगा। दूसरी तरफ गांव वाले पानी के बीच अपनी जान हथेली पर लेकर पानी के लिए रास्ता बना रहे, लेकिन पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा। उसकी रफ्तार खौफ के साथ बढ़ती जा रही। वहीं दूसरी तरफ लोग तेजी से मलबे की एक छोटी सी दीवार दोनों तरफ बना रहे हैं, ताकि किसी भी तरह से इस आपदा से बचा जा सके। ये तस्वीर बताती है कि बारिश के दिनों में पहाड़ पर जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। अब विकास नगर के बाद चंपावत की लाइव लैंडस्लाइड देखिए, जहां लगातार हो रही बारिश से बरसाती नाले उफान पर हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पहाड़ पर मौजूद एक बिल्डिंग से लगातार मलबा गिर रहा, जैसे कभी भी मकान गिर जाएगा। दूर से वीडियो बना रहे लोग भी खौफ से डर रहे हैं। आपको बता दें कि यह तस्वीर भैरव मंदिर के पास बनी एक दुकान की है। अब इस वीडियो को देखिए। इसमें एक महिला दारोगा लोगों की मदद से पत्थर डालकर नदी के बीच रास्ता बनाने की कोशिश करती है, क्योंकि बाढ़ की वजह से नदी के बीच जो कच्चा पुल था वो बह गया। जिसके बाद महिला दरोगा ने पत्थरों से रास्ता बनाने की कोशिश की तो दूसरे लोग भी मदद करने लगे। इन सब के बीच जोशीमठ में मलबा गिरने से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया, जिसकी वजह से गाड़ियों का जाम लग गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पहाड़ से मलबा गिरे जा रहा है। दरअसल बद्रीनाथ हाईवे की हर साल की कहानी है। यहाँ बरसात में आए दिन रास्ता बंद हो जाता है। जहां पहाड़ों पर बारिश खौफ की वजह है,
वहीं यूपी के सहारनपुर में शाकुंभरी देवी के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालु अचानक आई बाढ़ में फंस गए। आप देख सकते हैं कि नदी के बीच में ट्रैक्टर फंस गया, जिसमें दर्जनों श्रद्धालु सवार हैं, जबकि नदी का बहाव बहुत तेज है। लेकिन इसके बाद भी श्रद्धालु जान हथेली पर रखकर मां शाकुंभरी देवी के दर्शन करने जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बारिश के दिनों में प्रशासन चेतावनी जारी करता है, लेकिन इसके बाद भी लोग नहीं मानते, क्योंकि जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं उनकी परेशानी तो समझ आती है, लेकिन आस्था के नाम पर अपनी जान को जोखिम में डालना कहां तक सही है, क्योंकि एक तरफ कुदरत का रौद्र रूप है तो दूसरी तरफ वायरस का खौफ। लेकिन इन सब के बीच भी लोग हैं कि समझने को तैयार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात साजिश वाली दहशत की, लेकिन उससे पहले बात शक वाली सियासत की। लखनऊ में यूपी एटीएस ने दहशतगर्दों पर जो कार्रवाई की है, उससे सूबे की राजनीति गर्म हो गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पुलिस की कार्रवाई पर एक बयान उन्होंने दे दिया, जिसके बाद भाजपा और सपा में घमासान शुरू हो गया। अखिलेश का यह बयान भाजपा को रास नहीं आ रहा, क्योंकि ये सवाल देश की सुरक्षा और पुलिस से जुड़ा हुआ है। आतंक पर एटीएस की कार्रवाई, यूपी की सियासत गरमाई। अखिलेश यादव का बयान, सपा भाजपा में घमासान। पहले वैक्सीन पर शक, अब पुलिस पर शक। वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। क्या राजनीति देश और प्रदेश के हित से बड़ी हो गई है? क्योंकि अखिलेश यादव के एक बयान ने सूबे में भूचाल ला दिया है। आतंक के खिलाफ शुरू हुई जंग ने सियासी रंग ले लिया है। रविवार को यूपी एटीएस के जवानों ने 2 आतंकियों को लखनऊ से गिरफ्तार कर बड़ी साजिश को फेल किया, लेकिन अखिलेश यादव ने पुलिस पर शक जताकर नई बहस को जन्म दे दिया। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। अखिलेश यादव के इस बयान पर भाजपा हमलावर है। भाजपा ने ट्वीट के जरिए पलटवार करते हुए लिखा, लखनऊ में एटीएस ने अलकायदा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर बड़े हमले की साजिश को नाकाम कर दिया। इस सफलता पर गर्व करने की बजाय पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल उठाकर उत्तर प्रदेश पुलिस को अपमानित किया है। अखिलेश जी बताएं कि उनके लिए देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण है या तुष्टीकरण की राजनीति। अखिलेश पर हमला शुरू हुआ ही था कि तभी दूसरा ट्वीट भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कर दिया, जिसमें उन्होंने लिखा, आप किस देश के लिए बैटिंग कर रहे हैं? ये सवाल आज सभी के मन में है। स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश का बिना नाम लिए सीधे सीधे ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जिस पर लंबे समय तक वार पलटवार का बवंडर देखने को मिल सकता है। इस परिस्थिति में उत्तर प्रदेश को खराब करने को, उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने के लिए जिस पर सपा के मुखिया ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया है, ये निराधार है। उत्तर प्रदेश के पुलिस या सीमा के जवान देश और राष्ट्र के लिए काम करते हैं, और इतनी बड़ी घटना आतंकवाद के पक्ष में आप खड़े हैं। किस बैंक की राजनीति करते हैं? वोट बैंक की राजनीति करना है तो गरीब का विकास करो, गरीबों का कल्याण करो। देखिए, ये वो लोग हैं जो सुरक्षा एजेंसियों पर नहीं आतंकियों पर भरोसा करते हैं, क्योंकि इनकी जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो ये कहते थे कि हम अपने इन लोगों पर से मुकदमा उठाएंगे जिनको आतंकी मुकदमों में डाल दिया गया है जेल में, उनसे सहानुभूति रखते थे। तो ये सुरक्षा एजेंसियों पर कहां भरोसा करेंगे उत्तर प्रदेश की। लेकिन हम उन्हें बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारी जहां आतंकी साजिश पर राजनीति गरमाई हुई है, तो वहीं यूपी एटीएस की कार्रवाई आतंक के आकाओं की नींद उड़ा रही है, क्योंकि पकड़े गए आतंकियों को जहां कोर्ट में पेश किया, वहीं पूछताछ में आतंकियों से कई खुलासे हुए हैं, जिसमें आतंक के सीमा पार कनेक्शन की भी बात सामने आ रही है। और अब यूपी एटीएस आतंक की इस पूरी साजिश को डिकोड करने में जुट गई है। यूपी
यूपी में आतंकी साजिश पर बड़ा खुलासा। पाकिस्तान से जुड़े हैं आतंकी साजिश के तार। आतंकियों का अलकायदा कनेक्शन, पाकिस्तान में मिली आतंक के आका की लोकेशन। जैसे जैसे आतंकियों पर शिकंजा कसता जा रहा, एक एक राज सामने आते जा रहे। पकड़े गए दोनों आतंकी मिनहाज और मसरुद्दीन ने पुलिस को पूछताछ में जो बताया वो चौंकाने वाला है, क्योंकि जहां एटीएस की टीम अलग अलग जगह दबिश दे रही, तो वहीं आतंकी मिनहाज से पूछताछ में पाकिस्तान और अलकायदा का कनेक्शन सामने आया है, जिससे पता चला कि अलकायदा के हैंडलर उमर अलमंडी के संपर्क में थे। उक्त कार्य के लिए उमर अलमंडी द्वारा भारत में अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट मॉड्यूल के संगठन में सदस्यों की भर्ती तथा उन्हें रेडिकलाइज करने का कार्य किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत उमर अलमंडी ने कुछ जिहादी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को लखनऊ में चिन्हित कर एवं उन्हें नियुक्त कर अल-कायदा का मॉड्यूल को खड़ा किया गया है। कल जो लखनऊ में 2 आतंकवादी गिरफ्तार हुए और उनसे पूछताछ में जो पता चला कि 2019 के बाद से भारतीय उपमहाद्वीप का अल-कायदा का जो हेड है वो भी संभल के दीपा सराय मोहल्ले का रहने वाला है। इसका नाम है उमर अलमंडी उर्फ सैयद अख्तर। लेकिन आज हम दीपा सराय मोहल्ले में गए, इलाके के लोगों से बातचीत की, परिवार के लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कैमरे पर कोई भी व्यक्ति इस बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। पूछताछ में पता चला कि लखनऊ में कई लोगों को आतंकी संगठन में शामिल किया गया। इन्हें यूपी में सीरियल ब्लास्ट की जिम्मेदारी दी गई, साथ ही विस्फोटक सामग्री बनाने और उसका इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग भी मिली थी। इस मॉड्यूल के जो प्रमुख सदस्य हैं उनका नाम है मिनहाज, मसीरुद्दीन व शकील। इनके नाम प्रकाश में आए हैं। इन लोगों ने उमर अलमंडी के निर्देश पर तथा अपने अन्य साथियों के सहायता से 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही, वैसे वैसे सनसनीखेज खुलासे हो रहे, जिसमें पता चला कि मिनहाज ने बम बनाने के लिए माचिस की तीलियों का इस्तेमाल किया। तीलियों के बारूद को वो जमा कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान इन आतंकियों ने बताया कि जब इन्होंने अपने आका उमर अलमंडी से कहा कि इन्हें बम बनाना नहीं आता, तो इन लोगों को इंटरनेट के जरिए बम बनाने की बाकायदा ट्रेनिंग दी गई। साथ ही ये भी बताया गया कि ये बम स्थानीय मार्केट में मिलने वाले सामान से बनाया जा सकता है और इस बम बनाने के लिए किसी लंबी चौड़ी रकम की जरूरत नहीं होती। पुलिस को आतंकियों के पास से मिले हथियार और बारूद के साथ मथुरा, काशी, अयोध्या समेत कई जिलों के नक्शे भी मिले, जिससे साफ है कि धार्मिक स्थल उनके निशाने पर थे। लेकिन दहशत के इस खेल में और कौन कौन शामिल था, ये पता लगाने के लिए सोमवार को एटीएस ने आतंकी मिनहाज और मसरुद्दीन को कोर्ट में पेश किया। जहां इनकी कर्म कुंडली कोर्ट के सामने रखी, तो कोर्ट ने बिना देर लगाए 14 दिन की रिमांड पर मुहर लगा दी। 2014 में सबसे पहले अल-कायदा सरगना अल-जवाहिरी ने जब ऐलान किया था कि भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा के लिए सनाउल्लाह हक जो है वो काम कर रहे हैं, उसके बाद से भारतीय सुरक्षा एजेंसियां जो हैं सतर्क हो गई थी और 2015 में आसिफ और जफर मसूद नाम के 2 अल-कायदा के आतंकवादियों को संभल के दीपा सराय से गिरफ्तार किया था, जो फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। जानकारी के मुताबिक आतंकी एक दूसरे से टेलीग्राम के जरिए संपर्क करते थे। एटीएस के हाथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैट लगे हैं, जिनके आधार पर पुलिस 1 दर्जन से ज्यादा संदिग्धों से
पूछताछ कर रही है। वहीं आतंकियों का कानपुर कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा, जिसमें पता चला कि आतंकी मिन्हाज और मसरूद्दीन कई बार कानपुर गए, जहां वो नई सड़क में रहने वाले एक शख्स से मिले। इसी शख्स ने इनकी कई संदिग्धों से मुलाकात कराई। पूछताछ के आधार पर पुलिस ने अब कई संदिग्धों को हिरासत में भी लिया और कई जगह चेकिंग जारी है। राजधानी लखनऊ में पकड़े गए अलकायदा के दोनों आतंकियों का कनेक्शन औद्योगिक नगरी कानपुर से भी जुड़ा है और कानपुर ये पहली बार नहीं है जब कानपुर का नाम आतंकी गतिविधियों में सामने आया हो। आईएसआईएस और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी यहाँ पहले भी पकड़े जा चुके हैं और हिटलिस्ट में होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर तमाम रक्षा प्रतिष्ठान हैं। रक्षा प्रतिष्ठान है, आईआईटी है, HAL है और ये रक्षा प्रतिष्ठान ही आतंकवादियों की हमेशा से नज़र में रहते हैं। साथ ही साथ ये भी पता चला है कि इन आतंकियों का नेटवर्क सिर्फ लखनऊ या यूपी तक सीमित नहीं था, बल्कि कश्मीर से लेकर पाकिस्तान तक इनके तार जुड़े हैं। अब यूपी ATS इन सारे डॉट्स को मिलाने में लगी है ताकि पता चल सके कि दहशतगर्दों के दिमाग में क्या चल रहा था और कौन कौन इनके निशाने पर था। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और अब बात 100 पार तेल की और सड़क पर बैल की, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमत लगातार बढ़ रही है। जहां पेट्रोल 100 के पार चला गया है, वहीं डीजल लगातार महंगा हो रहा है। तेल की बढ़ती कीमतों ने कमर तोड़ दी है, क्योंकि तेल की कीमतों का असर सीधा लोगों की रसोई पर पड़ रहा है। इसी को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, पेट्रोल डीजल के खिलाफ शहर शहर प्रदर्शन। ये तेल की बढ़ती कीमत के खिलाफ कांग्रेस की हुंकार है। ये महंगाई की उस मार के खिलाफ ललकार है जिसने कोरोना के काल में लोगों की कमर तोड़ दी है, क्योंकि पेट्रोल के दाम जहां 100 रुपए पार कर चुके हैं, वहीं डीजल पार करने वाला है। रसोई गैस की बात ही मत कीजिए, 900 का आंकड़ा छूने वाला है। कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ सोमवार को कांग्रेस ने सूबे के हर जिले में प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें राजधानी लखनऊ के परिवर्तन चौराहे की है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सूबे की सरकार के खिलाफ विरोध का झंडा बुलंद किया तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। मथुरा में कांग्रेस के विरोध करने का तरीका एकदम जुदा था। यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता बैलगाड़ी और घोड़ा बुग्गी से पहुंचे और जो बग्गी में ना आ पाए उन्होंने पैदल मार्च निकाला। 70 रुपया पेट्रोल किया गया कांग्रेस की गवर्नमेंट में और पिछले 7 सालों में इस पे 30 से 35 रुपए बढ़ा दिए गए। आप देखिए किस तरीके का न्याय ये आम जनता के साथ, देश की जनता के साथ कर रहे हैं। ठीक इसी तरह गोरखपुर में भी कांग्रेसी नेता बैलगाड़ी पर मोटरसाइकिल रखकर विरोध करते नजर आए, लेकिन विरोध पूरा होता उससे पहले ही पुलिस ने दर्जनों कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। लेकिन आगरा में पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जमकर धक्का मुक्की हुई। जब पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जिला मुख्यालय जाने से रोका तो हंगामा शुरू हो गया। बढ़ती महंगाई और कई सारे अन्य मुद्दों को लेकर आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन है और आज प्रतापपुरा चौराहे से लेकर बैलगाड़ी को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचना चाहते थे तमाम कांग्रेसी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने रोक दिया है। हमारा 7 तारीख से 17 तारीख तक प्रदर्शन जारी है। लगातार हम लोग प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग आपके माध्यम से पूछना ये चाहते हैं कि यहाँ पे पुलिस का SSP उत्तर प्रदेश में चांटा खाता है, उसका विरोध नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी खींच के ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशियों को ले जाती है, उसका विरोध नहीं करते हैं। वाराणसी में महंगाई के खिलाफ विरोध का जिम्मा कांग्रेस नेता अजय राय ने संभाला। प्रदेश में महंगाई को, भ्रष्टाचार और जिस तरीके से अनर्गल और अनैतिक तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति हो रही है, सत्ता पक्ष जिस तरीके से जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बेईमानी करके चुनाव जीता है, पूरी तरीके से अनैतिक तरीके से चुनाव जीते, उसके विरोध में आज ये बाबा कीनाराम के इस तपोस्थली से हम लोग पदयात्रा करते हुए प्रधानमंत्री जी के संसदीय कार्यालय जाकर ज्ञापन देना चाहते थे कि महंगाई, भ्रष्टाचार, अनेकता इस तरीके से पराकाष्ठा है उत्तर प्रदेश में। वहीं ग्रेटर नोएडा में महंगाई को लेकर RLD ने भी प्रदर्शन किया
और केंद्र सरकार, मैं दोनों को ही कहूँगा। हालांकि हमने प्रदेश सरकार में ज्ञापन दिया है राज्यपाल महोदय के लिए। महंगाई इतनी बढ़ गई है, ना तो किसान डीजल खरीद पा रहा है, ना वो पेट्रोल गाड़ी में कोई गिरवा पा रहा है जो मध्यम वर्ग का आदमी है, और जो लोअर है वो अपने रसोई की गैस नहीं भरवा पा रहा है। हर आदमी दुखी है। गौरतलब है कि पेट्रोल और डीजल के दाम तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, जिसकी मार से एक बड़ी आबादी त्राहिमाम कर रही है। इसके इनडायरेक्ट प्रभाव से आप बच नहीं पाएंगे। वहीं इन सब के बीच एक सवाल कच्चे तेल के दाम का भी है, जो अभी इतने नहीं बढ़े कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में आग लगा दे। वैसे एक सवाल इस बात का भी है कि जब बंगाल और दूसरे राज्य में चुनाव थे तब पेट्रोल और डीजल पर 1 पैसा नहीं बढ़ा, लेकिन 2 मई को नतीजा आने के बाद तो मानो आग लग गई। क्योंकि सच तो ये है कि ये पेट्रोल डीजल की ये आग कांग्रेस के इस प्रदर्शन से भी नहीं बुझेगी, क्योंकि जनता को इस महंगाई से सिर्फ सरकार निजात दिला सकती है अगर वो अपने टैक्स को कम कर दे। लेकिन सरकार ऐसा करने के मूड में नहीं है। वो टैक्स वसूल रही है और अपना खजाना भर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सियासी जंग के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्षों ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है, लेकिन सिर्फ शपथ से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब उनके सामने विकास का अग्निपथ है। की शपथ लेता हूं और मैं नेता से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जिला पंचायत अध्यक्षों ने ली गोपनीयता की शपथ। अब शुरू होगा विकास का अग्निपथ। पंचायत की जंग जीतने के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्षों ने अपने जिले की अक्षुण्णता को बनाए रखने की शपथ ले ली है। बरेली में संजय कम्युनिटी हॉल में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, सांसद आंवला, सांसद धर्मेंद्र कश्यप के साथ सभी विधायक मौजूद रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमें विश्वास है कि जिला पंचायत अच्छे ढंग से काम करेगी। और आज शुरुआत पहला दिन है, तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि जिला पंचायत के प्रति प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों की बराबर की रुचि है कि गोंडा में जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ सभी ब्लॉक प्रमुखों को शपथ दिलाई गई। इस शपथ के साक्षी बनने के लिए कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव में जिला पंचायत का भी चुनाव हुआ था, जिसमें जिला अध्यक्ष के रूप में और सदस्यों के रूप में जो चुने गए थे उनकी शपथ समारोह था। और उसी समारोह में हम आए थे। मेरी तरफ से उनको शुभकामनाएँ हैं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको शक्ति दे और जोरदार ढंग से पूरे जिले में काम करें। बिजनौर में जिला पंचायत अध्यक्ष साकेंद्र प्रताप सिंह को डीएम उमेश मिश्रा ने शपथ दिलाई। आजमगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्यों की शपथ ग्रहण समारोह जिला मुख्यालय स्थित नेहरू हॉल में संपन्न हुआ। सबसे पहले नवनिर्वाचित अध्यक्ष विजय यादव को शपथ दिलाई गई, जिसके बाद अध्यक्ष ने सभी चुने गए जिला पंचायत सदस्यों को शपथ ग्रहण कराई। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिला पंचायत 1995 में गठित की गई। तब से अब तक 6 बार सपा का इस सीट पर कब्जा रहा है, जबकि 2 बार बसपा का अध्यक्ष बना है। देखिए, जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में आज हमें निर्वाचित किया गया है और इसके लिए हम सभी जिला पंचायत सदस्यों का और यहाँ के वरिष्ठ नेताओं का, सभी का, जिलाधिकारी महोदय का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। और अपनी अध्यक्षता के रूप में जो भी कार्य होंगे विकास के, उसको महत्वपूर्ण आवश्यकता देखते हुए जिले में वो कार्य किए जाएंगे। फिरोजाबाद में जिला पंचायत अध्यक्ष हर्षिता सिंह ने शपथ ली, जहां भाजपा के बड़े बड़े नेता मौजूद रहे। ज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इटावा में अखिलेश यादव के चचेरे भाई अभिषेक यादव उर्फ अंशुर यादव ने शपथ ली। अभिषेक यादव निर्विरोध चुनाव जीते हैं। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा पहले इटावा के अध्यक्ष सहित जितने भी उनके साथी हैं उन सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और इटावा के जनमानस को आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे जो अभिषेक जी आए उनको फिर से एक बार अपना आशीर्वाद दिया। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, पूरे प्रदेश के अंदर गुंडई चरम पे थी। ये चुनाव जब जनता के हाथ में था और जब मेंबरों का चुनाव हो रहा था, उस समय जनता ने समाजवादियों का साथ दिया और प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में समाजवादियों को स्थापित किया।
पिछले 5 साल लगातार इटावा जिला पंचायत ने हमेशा से लगातार प्रदेश की सर्वोत्तम जिला पंचायतों में स्थान रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है आज जो दोबारा जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में मैंने शपथ ली है, मैं और हमारा पूरा नया बोर्ड उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आने वाले समय में इटावा में विकास के और बड़े कीर्तिमान स्थापित करेंगे। वाराणसी में जिला पंचायत अध्यक्ष पद की शपथ पूनम मौर्य ने ली। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, विधायक और बीजेपी संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। आज बड़ा दिन है और उत्तर प्रदेश के जितने भी नवनिर्वाचित जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, आज एक साथ पूरे उत्तर प्रदेश में उनके शपथ ग्रहण का कार्यक्रम चल रहा है। उसी क्रम में बनारस काशी के अंदर भी बाबा विश्वनाथ की धरती पर भारतीय जनता पार्टी की निर्विरोध निर्वाचित जिला पंचायत की अध्यक्षा आदरणीय पूनम जी का यहाँ शपथ ग्रहण हुआ है। जी आगे क्षेत्र में काम करना है, विकास के कार्य को आगे बढ़ाना है और जो हमारे माननीय मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है उसमें मैं जो वो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को, विकास के कार्य को हम सभी सदस्य मिलकर आगे बढ़ाएंगे। और सब जिला पंचायत चुनाव में भाजपा ने 67 जिलों में जीत हासिल की है, जबकि पिछली बार 63 जिलों पर कब्जा करने वाली सपा इस बार सिर्फ 5 जिले में ही अपने अध्यक्ष बना पाई। अब ये जिलाध्यक्ष अपने अपने जिले में कितना काम करते हैं ये देखना होगा, क्योंकि 6 महीने बाद सूबे में चुनाव है, मतलब इनके काम का सीधा असर चुनाव पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।